एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को जो मेरे इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर पर बेस्ड है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल इन ईच लाइन ऑफ कोड, यानी इस कोड की हर एक लाइन में हर एक वेरिएबल की क्या वैल्यू चल रही है उसको हमें बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी लाइन 1 की। लाइन 1 के अंदर हमने एक वेरिएबल को बनाया है लेट नम इज इक्वल टू 5। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट लाइन में वेरिएबल है नम, इसकी वैल्यू है अभी 5 के इक्वल। सेकंड लाइन की बात करते हैं। सेकंड लाइन में हमने न्यू नम इज इक्वल टू नम प्लस प्लस लिखा है। तो हमने एक नया वेरिएबल बनाया है न्यू नम एंड मेरा जो पुराना वेरिएबल है उसकी वैल्यू है अभी 5 के इक्वल। तो प्लस प्लस बाद में लिखने का मतलब है कि पहले पुरानी वैल्यू यूज करो बाद में प्लस प्लस करो। तो पुरानी वैल्यू नम की थी 5, तो वही वैल्यू जाकर असाइन हो जाएगी मेरे न्यू नम को। तो न्यू नम की भी वैल्यू हो जाएगी 5 के इक्वल और नम की वैल्यू बाद में जाकर अपडेट होगी विच विल बी इक्वल टू 5 + 1 6। तो थर्ड लाइन की अगर बात करें तो थर्ड लाइन में जो मेरा न्यू नम है उसके अंदर हमने असाइन करने की कोशिश की है प्लस प्लस नम, यानी नम की जो पुरानी वैल्यू थी उसमें हम प्लस प्लस कर दें। नम की पुरानी वैल्यू 6 थी, इसमें मैंने पहले ही चेंज कर दिया, फिर हमें अपडेट करना है। तो पहले ही चेंज करके नम की वैल्यू हो गई 7 के इक्वल और अब ये जो वैल्यू है ये हम न्यू नम को असाइन कर देंगे तो न्यू नम भी हो जाएगा 7 के इक्वल। तो इस लाइन में नम की वैल्यू 5 है, सेकंड लाइन में नम की वैल्यू 6 है, न्यू नम 5 है और लास्ट लाइन में दोनों की वैल्यू 7 के इक्वल है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं सेम कोड को अपने कंसोल के अंदर लिखकर। हमने लिखा लेट नम इज इक्वल टू 5 एंड उसके बाद हमने बनाया एक नया वेरिएबल न्यू नम इज इक्वल टू नम प्लस प्लस एंड इसके बाद हमने अपडेट किया न्यू नम इज इक्वल टू प्लस प्लस नम। अब अगर हम नम की वैल्यू को प्रिंट करवाएं दैट इज इक्वल टू 7 एंड लास्ट लाइन में अगर न्यू नम की वैल्यू को प्रिंट करवाएं दैट इज आल्सो इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप कि प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट इन चारों के बीच में हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो आप खुद से अपना एक वेरिएबल बनाकर यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके हम जरूर आगे बढ़ें, क्योंकि बाद में जाकर जब हम लूप्स जैसे टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट इनको काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करके देख रहे होंगे। आइडेंटिफायर रूल्स के बारे में। आइडेंटिफायर क्या होता है, जब भी हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स की बात करते हैं तो वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक नेम, यानी कोड के अंदर हर एक वेरिएबल का एक यूनिक, एक अलग नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे वेरिएबल्स बना रहे हैं और सारे वेरिएबल्स के सेम नाम हो गए। हर एक जो नया वेरिएबल बनता है उसका हमेशा नया नाम होना चाहिए, वेरिएबल्स के नाम जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। तो जो मेरे आइडेंटिफायर्स होते हैं, यानी आप किसी वेरिएबल को क्या नाम दे सकते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जो भी मेरे वेरिएबल का नाम है उसके अंदर लेटर्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, अंडरस्कोर भी आ सकता है और डॉलर का साइन भी आ सकता है। यानी जो मेरे ए से लेकर जी तक सारे के सारे लेटर्स होते हैं, चाहे स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी हो गया या कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी हो गया, या फिर मेरे 0 से लेकर 9 तक सारे के सारे डिजिट्स हो गए, या फिर मेरे कीबोर्ड के ऊपर जो अंडरस्कोर का साइन होता है वो हो गया, या फिर मेरे डॉलर का साइन हो गया। ये चारों तरीके के कैरेक्टर्स को हम अपने वेरिएबल के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया, लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं प्राइस। तो जो प्राइस है ये एक वेरिएबल का वैलिड नाम है। उसी तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूं प्राइस 1 2 3, ये भी मेरे एक वेरिएबल का वैलिड नाम हो जाएगा। हम चाहें तो लिख सकते हैं प्राइस डॉलर, इस तरीके से ये जो है ये भी मेरे एक वेरिएबल का वैलिड नाम है। हम चाहें तो हम लिख सकते हैं प्राइस अंडरस्कोर, तो ये भी मेरे एक वेरिएबल का वैलिड नाम है। पर जैसे ही मैं लिख दूंगी लेट प्राइस हाइफन, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा क्योंकि हाइफन वाला सिंबल नहीं होता। तो इसने एरर दे दिया अनएक्सपेक्टेड टोकन हाइफन, क्योंकि हाइफन हम अपने वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। वहीं पर हम एक वेरिएबल बनाना चाहें, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट ओल्ड प्राइस, तो ये भी एक वेरिएबल का सही नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि ओल्ड और प्राइस के बीच में स्पेस आ गई। हम अपने वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अगर हमें ऐसा नाम चाहिए तो उसके अंदर से हमें स्पेस को हटाना पड़ेगा। इसीलिए हम दोनों वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं जब भी वेरिएबल के नाम को डिफाइन करते हैं। तो कोई भी स्पेसेस अलाउड नहीं होती वेरिएबल के नाम में। दूसरा रूल कहता है कि वेरिएबल का जो नाम है दैट मस्ट बिगिन विद अ लेटर, या फिर इट मस्ट बिगिन विद डॉलर साइन एंड अंडरस्कोर। मतलब जो मेरे वेरिएबल का नाम है वो डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, किसी नंबर से शुरू नहीं हो सकता। हमेशा वेरिएबल का नाम या तो लेटर या डॉलर साइन या अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। जैसे अगर हम चाहें तो अपने वेरिएबल का नाम हम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज हमने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया एज, या फिर हम लिख सकते हैं इसे अंडरस्कोर एज, या फिर हम लिख सकते हैं इसे डॉलर एंड एज। तो ये तीनों मेरे पास वैलिड नाम है। लेकिन अगर मैं इसे 1 एज लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन का। मतलब ये जो 1 शुरुआत में आया है इसको जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती। चौथा रूल कहता है कि नेम्स आर केस सेंसिटिव। स्मॉल वाई और कैपिटल वाई या किसी स्मॉल चीज और कैपिटल चीज में दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं लेट प्राइस इज इक्वल टू 5, तो अब अगर मैं प्राइस की वैल्यू प्रिंट करूं तो वो मेरे पास 5 प्रिंट हो जाएगा। पर अगर मैं कैपिटल पी लिख दूं तो उस केस में आएगा प्राइस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि कैपिटल पी वाला जो वेरिएबल है उसको मैंने कभी डिफाइन ही नहीं किया। इसीलिए वेरिएबल के नाम में हमने कहां पर स्मॉल लिखा है, कहां पर कैपिटल लिखा है, उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है जब भी हम बड़े बड़े प्रोग्राम्स को लिख रहे होते हैं। एंड लास्ट रूल हमारा कहता है कि वेरिएबल्स के जो नाम है वो रिजर्व्ड कीवर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने बात की कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनके फिक्स्ड मतलब होते हैं। जैसे हमारा जो लेट है ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। हम किसी वेरिएबल का नाम लेट नहीं रख सकते, या किसी वेरिएबल का नाम हम वैर नहीं रख सकते, हम किसी वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट नहीं रख सकते, क्योंकि ये सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। सो दे कैन नॉट बी नेम्स ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर मैं चाहूं कि मैं अपने वेरिएबल का नाम कॉन्स्ट लिख दूं, लेट कॉन्स्ट इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा अनकॉट सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन कॉन्स्ट। तो ये कॉन्स्ट जो है इसको, ये हमारा कीवर्ड है, इसको हम वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते। हम चाहे तो कॉन्स्ट में कैपिटल सी अगर कर दिया तब इसको यूज कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम, पर स्मॉल लेटर्स और उसी सेम सिंटैक्स के साथ हम इस तरीके से यूज नहीं कर सकते। तो जब भी हम अपने वेरिएबल्स को क्रिएट कर रहे हैं इन रूल्स को हमें हमेशा याद रखना है। बहुत ही बेसिक रूल्स हैं। लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन 4 चीजें यूज हो सकती हैं वेरिएबल के नाम में। शुरुआत में आप डिजिट्स को यूज नहीं कर सकते। जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। हमने एचटीएमएल की बात की थी, एचटीएमएल केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। एचटीएमएल में आप कुछ कैपिटल में लिख देंगे, कुछ स्मॉल में लिख देंगे, दोनों बराबर होता है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर दोनों चीजें अलग अलग है। जो चीज स्मॉल में है वो स्मॉल में ही रहनी चाहिए, जो चीज कैपिटल में वो कैपिटल में ही रहनी चाहिए, नहीं तो आपका एरर आ सकता है।
और पांचवी चीज, जो भी हमारे रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं उनको हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर आइडेंटिफायर के नाम की तरह यूज नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के केस की। यानी हर जो लैंग्वेज होती है ना, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके अंदर एक स्पेसिफिक केस होता है जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। केस होता है आइडेंटिफायर्स को लिखने का तरीका। तो हमारे सबसे जो फेमस केसेस है उसमें हमारा आता है ये यहाँ पर होना चाहिए कैमल केस। इसको अगर मैं लिखकर दिखाऊं तो केन केस नहीं होगा, दिस विल बी कैमल केस। उसके अलावा हमारे पास स्नेक केस होता है या पास्कल केस होता है। ये बेसिकली आइडेंटिफायर्स को लिखने के तरीके होते हैं। मतलब जब भी अगर मुझे किसी वेरिएबल के नाम को लिखना है, लेट्स सपोज मेरा कोई भी वेरिएबल है फुल नेम, अगर मैं किसी फुल नेम नाम के वेरिएबल को बनाना चाहती हूँ तो एक तो तरीका है कि मैं लिख सकती हूँ लेट फुल नेम, एक तरीका है कि मैं लिख दूँ लेट फुल नेम, और एक तरीका है कि मैं लिख दूँ लेट फुल नेम। इनमें डिफरेंसेस क्या हुए? एक में मेरा जो वेरिएबल का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है और बाकी सारे वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है। इसको हम कहते हैं कैमल केस। कैमल केस यानी फर्स्ट वर्ड तो सारा स्मॉल में रहेगा, नेक्स्ट जितने भी वर्ड्स होंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता चला जाएगा। स्नेक केस होता है जिसमें सब कुछ स्मॉल में रहता है और डिफरेंट वर्ड्स के बीच में हम अंडरस्कोर को यूज करते हैं। और पास्कल केस होता है जिसमें सारे के सारे वर्ड्स शुरुआत करते हैं कैपिटल लेटर के साथ। अब ये सारे के सारे वेरिएबल्स आप जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, बट बाय कन्वेंशन, मतलब कोई रूल नहीं है, कोई सिंटैक्स में आपका एरर नहीं आएगा, बट बाय कन्वेंशन एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी ये होगी कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम अपने कैमल केस को फॉलो करें। इसीलिए अगर मुझे फुल नेम लिखना होगा तो ऐसे और ऐसे लिखने के बजाय हम फुल नेम नाम के वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अगर लेट्स सपोज मुझे टोटल प्राइस नाम का वेरिएबल बनाना है तो हम उसको लिखेंगे लेट TOTAL और कैपिटल P, तो फर्स्ट वाला लेटर स्मॉल होना चाहिए, बाकी सारे वर्ड्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। तो ये मेरा एक नया वेरिएबल बन जाएगा। तो इस तरीके से हम जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वेंशन की बात करते हैं तो हम कैमल केस को यूज करेंगे। पाइथन की बात करें, अगर पाइथन के अंदर हमारा स्नेक केस यूज होता है, पाइथन के अंदर कैमल केस यूज नहीं होता, पाइथन एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा और C++ की बात करें तो उसके अंदर भी हम अपने कैमल केस को यूज करते हैं। तो इस तरीके से हर एक लैंग्वेज का अलग केस होता है जिसको हम बाय कन्वेंशन यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे लिए वो हमारा कैमल केस होने वाला है। तो जैसे अगर हम कोई वेरिएबल्स बनाते हैं, लेट्स सपोज हमने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट नेम, तो हम उसको कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। हमने कोई वेरिएबल बनाया लास्ट नेम, तो हमको उसको कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। फर्स्ट जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा एंड या सारे के सारे लेटर स्मॉल रहेंगे एंड बाकी सारे वर्ड्स में हम अपने फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल रख रहे होंगे। नेक्स्ट प्रिमिटिव टाइप जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है मेरा बूलियन टाइप। तो बूलियन रिप्रेजेंट करता है किसी भी ट्रूथ वैल्यू को, यानी अगर मुझे अपने कोड के अंदर ट्रू या फॉल्स दिखाना है या फिर येस या नो दिखाना है तो उस केस में हम बूलियन टाइप की वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैंने कोई भी वेरिएबल बनाया, एक हमने वेरिएबल बनाया है एज, और एज के अंदर हमने स्टोर करवाया लेट्स से 13। तो अभी एज की वैल्यू क्या है 13। अब हमें पता है कोई भी व्यक्ति एडल्ट कब होता है, एडल्ट कोई भी पर्सन तब होता है जब उनकी एज 18 प्लस हो जाती है। तो अभी जो एज है वो 13 है, तो क्या ये पर्सन एडल्ट है? नहीं, ये पर्सन एडल्ट नहीं है। तो इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम एक दूसरा वेरिएबल बना सकते हैं इज एडल्ट। इज एडल्ट वेरिएबल क्या करता है? इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कि मेरा जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन की हम इन्फॉर्मेशन एज स्टोर कर रहे हैं, क्या वो व्यक्ति एडल्ट है। तो इज एडल्ट के अंदर अगर हमने फॉल्स स्टोर करवा दिया तो इसका मतलब है मेरा जो पर्सन है इज एडल्ट फॉल्स, मतलब वो व्यक्ति एडल्ट नहीं है। और यहीं पर अगर हम एज को अपडेट करके 25 कर दे तो उस केस में हम अपने इज एडल्ट वेरिएबल को अपडेट करके कर सकते हैं ट्रू। हम चाहें तो इज एडल्ट की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो इसको प्रिंट करवाए तो मेरे पास प्रिंट हो गया ट्रू। एंड यहीं पर हम चाहें तो इज एडल्ट को दोबारा से अपडेट करके कर सकते हैं टू वैल्यू फॉल्स। तो इस एडल्ट को दोबारा से हम प्रिंट करवाएं तो इस बार वैल्यू मेरे पास प्रिंट होकर आएगी फॉल्स। तो जो भी मेरे बूलियन वेरिएबल्स होते हैं उनको बस हम दो ही वैल्यूज दे सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। जैसे अगर यहाँ पर मैं टाइप ऑफ इज एडल्ट प्रिंट करवाऊं, टाइप ऑफ इज एडल्ट, तो वो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास बूलियन के इक्वल, क्योंकि मेरा जो इज एडल्ट वेरिएबल है, क्योंकि उसके अंदर हमने ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करवाया है, तो ये मेरा एक बूलियन टाइप का वेरिएबल है। अब क्योंकि हमें पता है कि जावास्क्रिप्ट एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें अगर हम कोई वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स सपोज हमने इज एडल्ट बनाया और उसको हम कैपिटल T से ट्रू लिखने की कोशिश करेंगे, तो इसके इसमें हमारे पास एरर आ जाएगा क्योंकि ट्रू कोई वर्ड है ही नहीं जावास्क्रिप्ट के अंदर। या फिर अगर हम किसी और तरीके से लेट्स सपोज इज एडल्ट के बाहर मैंने कोट्स लगा दिया और इसे स्ट्रिंग बनाने की कोशिश की, तो इज एडल्ट क्या हो जाएगा? इज एडल्ट एक स्ट्रिंग बन जाएगा। मतलब अभी अगर हम टाइप ऑफ इज एडल्ट प्रिंट करवाएं तो ये क्या बन गया? ये एक स्ट्रिंग बन गया। इस एडल्ट के अंदर अगर कोट्स के साथ कोई चीज आ जाएगी तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अभी ये बूलियन वैल्यू नहीं है। बूलियन वैल्यू सिर्फ तभी होगा जब हम स्मॉल t के साथ ट्रू इस तरीके से वैल्यू के अंदर असाइन करेंगे, या फिर जब हम फॉल्स को असाइन कर रहे होंगे। और दोनों जो है, दोनों के दोनों सारे के सारे स्मॉल लेटर्स के साथ फॉर्म होते हैं, तो किसी भी चीज को हमें जबरदस्ती कैपिटल या जबरदस्ती स्ट्रिंग्स के अंदर कन्फाइन नहीं कर देना है। अब जावास्क्रिप्ट के साथ एक और बहुत स्पेशल चीज है, जावास्क्रिप्ट में किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का हम जो टाइप है उसे चेंज कर सकते हैं। यानी अगर मैंने शुरुआत में किसी एक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की तो अभी इसका टाइप क्या हो गया? इसका टाइप नंबर हो गया। बट हम चाहें तो प्रोग्राम में बाद में जाकर कभी इसकी वैल्यू को हम ट्रू असाइन करके इसके टाइप को चेंज कर सकते हैं। ये जो टाइप को चेंज करने वाली चीज होती है ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर अलाउड नहीं होती। जैसे अगर आप जावा जैसी लैंग्वेज के अंदर कोड कर रहे हैं, C++ में कोड कर रहे हैं, तो इन लैंग्वेजेस के अंदर अगर आपने किसी एक वेरिएबल का एक टाइप डिफाइन कर दिया तो उस टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर टाइप को चेंज करना पॉसिबल है। जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया लेट a = 5, तो अभी अगर हम टाइप ऑफ a करें तो इसकी वैल्यू नंबर आ जाएगी, पर a की वैल्यू को बाद में कभी जाकर हम इसे ट्रू भी कर सकते हैं, हम इसे फॉल्स भी कर सकते हैं। और अब अगर मैंने टाइप ऑफ a किया तो इसकी वैल्यू बन गई है बूलियन। तो हम किसी भी वेरिएबल का टाइप चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपली बाय चेंजिंग इट्स वैल्यू। अब अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ ली हैं, तो हमें ये भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है। मार्केट के अंदर जब भी आप जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो कई आपको आर्टिकल्स ऐसे दिखेंगे, कई आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स ऐसी दिखेंगी जहां पर टाइपस्क्रिप्ट का डिस्कशन हो रहा होगा। तो टाइपस्क्रिप्ट एक्जैक्टली क्या है? टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही एक सॉर्ट ऑफ नेक्स्ट वर्जन है जो यूज होता है कई सारी कंपनीज के अंदर। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस होता है टाइप्ड का। यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर जैसे हमने देखा कि आप एक वेरिएबल का टाइप चेंज करके उसे दूसरे वेरिएबल के डेटा टाइप के अंदर, प्रिमिटिव टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो फिनोमेना है इसको हम डायनेमिक टाइप्ड कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिक कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसका
टाइप चेंज हो सकता है। डायनेमिक होने का मतलब है जो चीज चेंज हो सकती हो। तो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनका डेटा टाइप चेंज हो सकता है। बट टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का ही एक स्ट्रिक्ट वर्जन है। स्ट्रिक्ट यानी इसके अंदर रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमारी जो लैंग्वेज है टाइपस्क्रिप्ट वो स्टैटिक टाइप है, यानी एक बार इसमें अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया एंड उस वेरिएबल के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी तो बाद में जाकर उसके आप डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने लेट्स सपोज टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर स्टोर करवा दिया 5 और कल को आप उसके अंदर जाकर a इज इक्वल टू ट्रू स्टोर करवा रहे हैं तो वो आपको एरर दे देगा। आप चाहें तो a इज इक्वल टू 10 दे सकते हैं, मतलब नंबर ही चेंज हो सकता है पर उसका टाइप चेंज नहीं हो सकता, बल्कि ये चेंज जो है ये जावास्क्रिप्ट के अंदर वैलिड होता है। तो स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स्ड एंड डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज चेंज कर सके। तो जो मेरी टाइपस्क्रिप्ट है वो स्टैटिक टाइप होती है और जो मेरी जावास्क्रिप्ट है वो डायनेमिक टाइप होती है। तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर जितना भी हम कोड लिखते हैं वो सारा का सारा कोड वर्कआउट करता है, बस वो वहां पर हमें कुछ रूल्स एक्स्ट्रा होते हैं जिनका खास ख्याल रखना होता है ताकि हम जावास्क्रिप्ट के एक स्ट्रिक्टर वर्जन को, ज्यादा स्ट्रिक्ट वर्जन को अप्लाई कर पाएं। टाइपस्क्रिप्ट ये लैंग्वेज डिजाइन की है माइक्रोसॉफ्ट ने, यानी इंटरनली उन्होंने डिजाइन किया है एंड अब इसको काफी सारी कंपनीज जो है जो यूज करती है। बट अगर आपको पहले से ही ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आती होगी तो आपका टाइपस्क्रिप्ट में भी बेस जो है स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप जावास्क्रिप्ट आप पूरी सीखकर चाहें तो अपने टाइम में जाकर थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट को भी जाकर एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर दिया गया फाइंड द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड, यानी सारे के सारे कोड्स जो हमें दिए गए हैं इनके अंदर हमें एरर्स को ढूंढना है। सबसे पहले हमें इस तरीके का कोड दिया है, तो यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स दिए हैं 1 एज एंड 2 एज। इसके अंदर एरर क्या है? एरर ये है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं यानी हमारे जो आइडेंटिफायर्स हैं वो किसी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकते। तो नंबर्स के साथ स्टार्ट होने की वजह से एरर आ जाएगा। तो इसको लिखने का सही तरीका होगा लेट एज 1 इज इक्वल टू 5 एंड लेट एज 2 इज इक्वल टू 10। सेकंड की तरफ अगर बढ़े, ये हमने कर लिया। सेकंड की तरफ अगर बढ़े तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट लाइन में दिया है लेट मार्क्स इज इक्वल टू 75 एंड लेट इज पास इज इक्वल टू ट्रू। इसके अंदर एरर मेरा ये है कि ये जो ट्रू है ये बेसिकली एक वर्ड हमने लिख दिया है। इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है जावास्क्रिप्ट के लिए। ये मेरा बूलियन नहीं है, बूलियन के लिए हमें स्मॉल टी के साथ ट्रू लिखना पड़ता है। तो इसको सही करने के लिए हम सिंपली ट्रू की जगह स्मॉल टी के साथ ट्रू लिख सकते हैं। तो ये हमने कर लिया। थर्ड के अंदर अगर हम बात करें लेट इज पास इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ पर वैसे तो इस लाइन के अंदर कोई एरर नहीं है, ये लाइन वर्कआउट कर जाएगी। मतलब अगर मैं सिंपली जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखूं लेट इज पास इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने लिखा ट्रू, तो इस लाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्क कर जाएगी। बट अगर हमारा इज पास जो एक बूलियन वेरिएबल है उसके अंदर अगर हमने इस तरीके से वैल्यू असाइन करने की कोशिश की है तो हमने गलत किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने कोट्स यूज किए हैं। जब भी कोट्स या फिर डबल कोट्स यूज होते हैं वो हमारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाता है, लेकिन इन कोट्स को अगर हम हटा दें तब जाकर हमारी सही जो बूलियन वैल्यू है उसको हम अप्लाई कर पाएंगे। अब नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप जिसको हम डिस्कस करेंगे ये है मेरा स्ट्रिंग टाइप इन जावास्क्रिप्ट। अब स्ट्रिंग को अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ने वाले हैं, वैसे स्ट्रिंग्स के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। स्ट्रिंग क्या होते हैं? जब भी हमें अपने कोड के अंदर कोई टेक्स्ट या टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन शो करनी होती है। टेक्स्ट कहने का मतलब है अगर मुझे अपने कोड के अंदर कोई वर्ड डिस्प्ले कराना है या फिर कोई पैराग्राफ डिस्प्ले कराना है, तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई सेंटेंस डिस्प्ले कराना है या फिर कोई भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स या सिंगल कैरेक्टर डिस्प्ले कराना है, उसको हम डिस्प्ले कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स। तो अगर मुझे लेट्स सपोज कोई नाम डिस्प्ले कराना है, नाम के अंदर अगर मैंने लिखा टोनी स्टार्क, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट इसका जो टाइप है उसे स्ट्रिंग की तरह अज्यूम करेगा। स्ट्रिंग्स जो भी होती है उनको या तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, तो अगर मैंने डबल कोट्स बनाए और इसके अंदर कुछ भी मैंने अगर टाइप कर दिया तो वो सारी की सारी चीजें स्ट्रिंग बन जाएगी, या फिर हम स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। दोनों ही इक्वली वैलिड हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो एक वेरिएबल बनाने के लिए स्ट्रिंग टाइप का मैंने लिखा लेट, तो लेट्स सपोज हमने लिखा कोई भी वेरिएबल फर्स्ट नेम के अंदर अगर मैंने डबल कोट्स में लिखा लेट्स फर्स्ट नेम इज इक्वल टू टोनी, तो यहाँ क्या आ गया, मैं अपना फर्स्ट नेम जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करवा सकती हूँ। तो फर्स्ट नेम की वैल्यू हो गई टोनी, और हम चाहें तो टाइप ऑफ भी प्रिंट करवा सकते हैं फॉर माई फर्स्ट नेम, तो ये हो गया मेरे पास स्ट्रिंग के इक्वल। उसी तरीके से हम एक और वेरिएबल बना सकते हैं। लेट्स सपोज हम इस वेरिएबल को बनाते हैं लास्ट नेम, तो लास्ट नेम के अंदर सिंगल कोट्स में अगर हम प्रिंट करवाना चाहें स्टार, तो सिंगल कोट्स के अंदर भी पॉसिबल है अपनी स्ट्रिंग को क्रिएट करना। अब अगर हम लास्ट नेम की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो ये हो जाएगी मेरे पास स्टार, एंड इसी तरीके से अगर हम टाइप ऑफ अपना लास्ट नेम प्रिंट करवाएं तो ये हो जाएगा मेरे पास स्ट्रिंग इक्वल। तो सिंगल कोट्स भी वर्क करते हैं, मेरे डबल कोट्स भी वर्क करते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो सिंगल कैरेक्टर को भी एज अ स्ट्रिंग हम लिख सकते हैं, यानी अगर हम चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेट कैर इज इक्वल टू सिंगल ए, एंड इस तरीके से अगर मैं कैर की वैल्यू प्रिंट करवाऊं तो ये आ जाएगी एक सिंगल कैरेक्टर के इक्वल, एंड टाइप ऑफ कैर अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगा मेरे पास स्ट्रिंग के इक्वल। इसके साथ साथ हम नंबर्स को भी स्ट्रिंग की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं, तो जैसे हम चाहें तो अपना एक वेरिएबल बना सकते हैं num नम के अंदर अगर मैंने कोट्स के अंदर किसी भी नंबर को लिख दिया, लेट्स सपोज मैंने 1 2 3 को लिख दिया, तो ये 1 2 3 क्या बन जाएगा, 1 2 3 नंबर नहीं बनेगा, ये एक स्ट्रिंग बनेगा। तो मैंने एक नम वेरिएबल डिफाइन किया, उसके अंदर कोट्स में कोई नंबर लिख दिया, तो अब अगर मैं टाइप ऑफ नम चेक करने की कोशिश करूं तो टाइप ऑफ नम हो जाएगा मेरे पास स्ट्रिंग, क्योंकि नंबर कोट्स में लिखा गया है, और नम की वैल्यू को भी जब हम प्रिंट करवाएंगे तो वो मेरे कोट्स के साथ यहाँ पर आकर प्रिंट हो रही होगी। इसके अलावा हम किसी भी एम्प्टी स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं एज अ वैलिड स्ट्रिंग, यानी अगर मैंने कोई भी एक वेरिएबल बनाया लेट emp इज इक्वल टू, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने डबल कोट्स के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग डिफाइन की जिसके अंदर एक स्पेस है, तो ये भी मेरी एक वैलिड स्ट्रिंग है। हम टाइप ऑफ emp प्रिंट करवा सकते हैं, टाइप ऑफ emp, तो ये हो जाएगा स्ट्रिंग के इक्वल। वहीं पर हम चाहें तो emp के लिए सिर्फ डबल कोट्स भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक वैलिड स्ट्रिंग होगी। अब हम चाहें तो टाइप ऑफ emp प्रिंट करवाएं तो वो भी मेरे पास एक स्ट्रिंग आ जाएगी।
तो हम सिर्फ स्पेस के साथ भी एक खाली स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं और बिना स्पेस के साथ भी एक खाली स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। अब बाय कन्वेंशन अपने कोड के अंदर या तो हर बार किसी भी स्ट्रिंग को लिखते टाइम आपको हमेशा डबल कोट्स को यूज करना है या फिर हर बार आपको सिंगल कोट्स को यूज करना है। दोनों को आपको यूज करते हुए नहीं चलना। ये नहीं करना कि कभी मन किया तो डबल कोट्स हमने लिख दिया, कभी मन किया तो सिंगल कोट्स लिख दिया। ऑल्दो आप दोनों लिखेंगे, दोनों केसेस में आपका कोड वर्क कर जाएगा, बट हमारा एक फिक्स्ड फॉर्मेट होना चाहिए जिसमें हम अपने कोड को लिखें। तो अपने डेल्टा को कटे टाइम हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास सिंगल लेटर होगा लिखने के लिए, तो सिंगल लेटर को अपनी स्ट्रिंग की फॉर्म में डिफाइन करने के लिए हम सिंगल कोड को यूज कर रहे होंगे, यानी सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल सी। एंड जब भी हमारे पास एक से ज्यादा लेटर्स होंगे तब हम क्या करेंगे, डबल कोट्स को यूज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हम डबल कोट्स को यूज करेंगे एक से ज्यादा लेटर्स का अगर हमारे पास सीक्वेंस है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। अब हमारी स्ट्रिंग के अंदर कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आ सकते हैं। यानी अगर मैंने कोई भी लेट्स सपोज एसटीआर नाम की कोई भी स्ट्रिंग बनाई तो इसके अंदर हम ABCDEFGH कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको टाइप कर सकते हैं। हम चाहें तो स्पेस दे सकते हैं दोबारा से कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से कई सारी डिफरेंट टाइप की चीजें हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। इनफैक्ट हम चाहें तो इसे अपडेट करके मल्टीपल कैरेक्टर्स, अगर मुझे एम्परसेंड, परसेंटेज लगानी है, डॉलर का साइन, हैश, इस तरीके के जो डिफरेंट डिफरेंट साइंस होते हैं, नंबर्स होते हैं, कई सारी वैल्यूज हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो मेरे स्ट्रिंग की वैल्यू कुछ इस तरीके से मेरे पास आ जाएगी। हम चाहें तो अपनी स्ट्रिंग के अंदर हम स्पेस भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर स्पेस दिया एंड फिर कुछ नंबर्स इस तरीके से। तो अब अगर हम अपनी STR की वैल्यू को प्रिंट करवाएं तो उसमें स्पेस भी साथ के साथ इंक्लूडेड होगी। तो बाकी सारे वेरिएबल्स नहीं होते जिसमें स्पेस इंक्लूड होती है, बट मेरे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स के अंदर हमेशा स्पेस इंक्लूडेड होती है। इसके साथ साथ स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास कभी अगर ऐसा केस आता है जिसमें हमें कोट्स के अंदर कोट्स को प्रेजेंट करना होता है, यानी मेरी स्ट्रिंग के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है दिस इज, और उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मुझे प्रिंट करवाना है लेट्स सपोज एप्पल। तो इस तरीके की स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाहर की तरफ सिंगल कोट्स यूज कर सकते हैं। तो जब हम मेन स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट्स यूज करेंगे तो उसके अंदर वाले सारे डबल जो कोट्स हैं वो प्रिंट हो रहे होंगे। तो इसे क्लियर कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज मुझे एक सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस इज इक्वल टू, हमने प्रिंट करवाए दिस सिंगल कोट्स के अंदर दिस इज, और अब डबल कोट्स के अंदर हमने प्रिंट करवाया एप्पल और दोबारा से सिंगल कोट लगा दिया। तो अब अगर हम सेंटेंस की वैल्यू को प्रिंट करना चाहेंगे तो वो हो जाएगी दिस इज एप्पल, और एप्पल के लिए मेरे पास डबल कोट्स आ रहे हैं। उसी तरीके से इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, यानी हम चाहें तो अंदर की तरफ सिंगल कोट्स एंड बाहर की तरफ डबल कोट्स लगा सकते हैं। अंदर की तरफ ये सिंगल कोट लगा दिया एंड बाहर की तरफ हमने डबल कोट लगा दिया। तो अब अगर हम सेंटेंस की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो अंदर की तरफ मेरे पास सिंगल कोट्स आ जाएंगे, लेकिन हम सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर डबल कोट नहीं लगा सकते। मतलब अगर हम चाहें कि यहाँ पर भी मेरे पास सिंगल कोट आ जाए एंड यहाँ पर भी सिंगल कोट आ जाए तो उस केस में अगर एंटर करेंगे तो एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने इंटरप्रेट किया कि इस सिंगल कोट से लेकर इस सिंगल कोट सिर्फ इतनी स्ट्रिंग है और यहाँ से अब कुछ और ही स्टार्ट हो गया, तो वो एक एरर की तरह लिया जाता है। वही सेम चीज डबल कोट के साथ है। अगर हम डबल कोट्स के अंदर अपने डबल कोट्स को यूज करेंगे तो उस केस में भी मेरे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग कितनी है, स्ट्रिंग सिर्फ इतनी फॉर्म हो रही है, उसके बाद वाले एरिया को जावास्क्रिप्ट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। तो इसीलिए जब भी कोट्स हमें प्रिंट करवाने होते हैं तो सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स आ सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स आ सकते हैं। आपको सेम टाइप के कोट्स के अंदर सेम टाइप के कोट्स हम नहीं लिख पाएंगे, वो हमें एरर दे देगा। नेक्स्ट हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जो होते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स, या प्लूरल अगर बोलें तो स्ट्रिंग इंडाइसेस। अब जो भी हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर उसके हर एक लेटर को एक इंडेक्स दिया जाता है। इंडेक्स क्या होती है? प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन। इंडेक्सिंग सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं होती। अगर आप जावा, C++, सी, पाइथन इस तरीके की लैंग्वेजेस के अंदर कोड कर रहे हैं तो भी आपने इंडेक्स वर्ड सुना होगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जो भी आपने स्ट्रिंग क्रिएट किया, लेट्स सपोज हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया लेट नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क, इसको क्रिएट भी कर लेते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू, हमने कैपिटल में लिखा टोनी स्पेस स्टार्क। तो इस तरीके से मेरा एक नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट हो गया एंड ये मेरे पास स्ट्रिंग क्रिएट होगी। तो इंटरनली जावास्क्रिप्ट में हर एक कैरेक्टर को एक पोजीशन मिल जाती है। इंडेक्स का मतलब होता है पोजीशन। तो क्या इंडेक्स मिलते हैं? जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसकी पोजीशन या उसका इंडेक्स होता है 0, जो मेरा सेकंड कैरेक्टर होता है उसकी पोजीशन होती है इंडेक्स होता है 1, थर्ड कैरेक्टर का इंडेक्स होता है 2, फोर्थ कैरेक्टर का इंडेक्स 3। तो जो भी मेरा नंबर ऑफ कैरेक्टर है उससे एक कम उसकी पोजीशन हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो येलो में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये मेरी पूरी स्ट्रिंग के इंडेक्स है। तो ये वाला जो फर्स्ट कैरेक्टर है इसका इंडेक्स 0 है, सेकंड कैरेक्टर का इंडेक्स 1, थर्ड कैरेक्टर का इंडेक्स 2, फोर्थ कैरेक्टर का इंडेक्स 3 एंड इस तरीके से जो मेरा स्पेस भी होता है बीच में, तो स्पेस को भी अपना अलग इंडेक्स मिलता है। तो स्पेस वाला जो इंडेक्स है दैट इज 4, फिर एस के लिए इंडेक्स है 5 एंड इस तरीके से लास्ट तक मेरे सारे के सारे इंडेक्सेस लिखे होते हैं। और क्योंकि ये इंडेक्स 0 से शुरू होते हैं तो इस टाइप की इंडेक्सिंग को हम बोलते हैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। मल्टीपल लैंग्वेजेस होती है जिनके अंदर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो होती है। जावास्क्रिप्ट उनमें से एक है, जावा उनमें से एक है, C++ उनमें से एक है, जिन लैंग्वेजेस के अंदर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यानी जो मेरे इंडेक्स शुरू होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी होती है जिसके अंदर इंडेक्स हमारे 1 से शुरू होते हैं पर जावास्क्रिप्ट में 1 से शुरू नहीं होते। जावास्क्रिप्ट में हमारे जो इंडेक्स होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसके अंदर आगे जाकर जब हम एरेज के बारे में सीख और हम चाहें तो किसी स्ट्रिंग के हम इंडिविजुअल कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंडेक्स। यानी अगर मुझे इसके फर्स्ट यानी 0 वाले इंडेक्स वाले कैरेक्टर को यानी टी को एक्सेस करना है तो मैं लिख सकती हूं अपने वेरिएबल का नाम एंड उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। मेरे जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर हम अपने इंडेक्स की पोजीशन लिख सकते हैं। इसको क्लोज करेंगे और जैसे ही हम एंटर दबाएंगे वैसे क्या होगा, 0 वाले इंडेक्स पर इस स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर है वो मेरे पास आकर प्रिंट हो जाएगा। उसी तरीके से हम चाहें तो अपने इंडेक्स को चेंज करके फर्स्ट वाले इंडेक्स के लिए प्रिंट कर सकते हैं, सेकंड वाले इंडेक्स के लिए प्रिंट कर सकते हैं, थर्ड वाले इंडेक्स के लिए प्रिंट कर सकते हैं, फोर्थ वाले इंडेक्स के लिए सारे इंडेक्स के लिए प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम टोनी एंड उसके बाद स्पेस एंड उसके बाद पूरा स्टार प्रिंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सेस। तो इंडेक्स हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं जब भी किसी स्ट्रिंग के अंदर अगर इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो बाद में जाकर जब हम स्ट्रिंग्स के अंदर मेथड्स को पढ़ रहे होंगे तो इंडेक्स पर बेस्ड बहुत सारे हमारे मल्टीपल मेथड्स होते हैं जो हमारे काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। कई सारे डिफरेंट सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे काम आते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है इंडेक्स के अंदर कि जैसे ही हम अपने वेरिएबल का नाम लिखकर कोई बड़ा सा इंडेक्स अगर मैं लिख दूं, लेट्स सपोज मैं 1000 नंबर वाला इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रही हूं, तो क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इसकी तो एक लिमिटेड लेंथ है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे जो प्रिंट हो पाएंगे और 1000 वाले इंडेक्स पर कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। उस केस में मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो अनडिफाइंड आएगी। मतलब जो चीज आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट हमें नहीं दे सकता क्योंकि इस वाले इंडेक्स पर कोई भी कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रिंग बहुत छोटी है। इसके अलावा अगर हमने कोई स्ट्रिंग क्रिएट किया जावास्क्रिप्ट के अंदर तो डायरेक्टली हम उसकी लेंथ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे ये जो मेरा नेम वेरिएबल है इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इस वेरिएबल की लेंथ को प्रिंट करवाने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं अपने वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ। तो इससे क्या होगा, जो इसकी टोटल लेंथ है वो प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कैरेक्टर्स हैं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हुए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी इसकी लेंथ जो हो जाएगी 10 के इक्वल। क्योंकि 0 से हम शुरू कर रहे हैं और 9 तक जा रहे हैं तो लेंथ मेरी इक्वल टू 10 हो जाएगी। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं नेम डॉट लेंथ, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 10 के इक्वल। ये जो लेंथ है इसको प्रोग्रामिंग की टर्म्स में हम प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी यानी कोई एक स्पेशल वैल्यू जो मेरे नेम वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको करके दिखाने वाली हूं कि अगर मैं लिखूं नेम ऑफ नेम डॉट लेंथ,
या फिर सिंपली अगर मैं लिखूं टाइप ऑफ नेम डॉट लेंथ, तो केस में क्या प्रिंट हुआ, नंबर प्रिंट हुआ। यानी जो मेरे नाम की लेंथ है, यानी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एक्चुअली एक नंबर है। और हम क्या लिखते हैं, हम नेम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक नंबर लिखते हैं। तो हम इस तरीके से भी अपने इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं कि मैंने स्ट्रिंग का नाम लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिखा नेम डॉट लेंथ। तो इसने क्या किया, नेम डॉट लेंथ मतलब 10th इंडेक्स पर जाकर पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, पर वो पोजीशन ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कहां तक मेरे इंडेक्स एग्जिस्ट करते हैं, 9 तक एग्जिस्ट करते हैं। थोड़ा सा इसे हम क्लियर कर लेते हैं दोबारा से। अगर मैं अपने नेम को डिफाइन करूं तो ये मेरा नेम हो जाएगा, और हमने नेम डॉट लेंथ के लिए इंडेक्स प्रिंट करने की कोशिश की। तो अभी ये क्या करें, 10th इंडेक्स पर जाकर देख रहा है, पर 10th इंडेक्स मेरे स्ट्रिंग के अंदर है ही नहीं। तो अगर हमें 9th इंडेक्स एक्सेस करना है तो मैं -1 कर सकती हूं यहां पर, मतलब 10 - 1 = 9। तो ये क्या करेगा, जितनी भी इसकी टोटल लेंथ है उसमें -1 करेगा, -1 करते क्या करेगा, ये लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएगा। लास्ट इंडेक्स यानी 9, तो 9 के लिए मेरे के कैरेक्टर को प्रिंट करवा देगा। उसी तरीके से अगर मैं -2 करूं तो ये मेरे सेकंड लास्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएगा, यानी इंडेक्स की वैल्यू 8 हो जाएगी। लेंथ 10 है, 10 - 2 = 8, तो इस इंडेक्स पर पहुंचकर इसने r को प्रिंट करवा दिया। उसी तरीके से हम चाहें तो यहां -3 भी कर सकते हैं, तो ये a को प्रिंट करवा देगा। एंड सिमिलर तरीके से आई कैन डू -4, तो इस बार क्या प्रिंट होगा, इस बार मेरे पास t प्रिंट होकर आ जाएगा। ये मेरे पास t प्रिंट हो गया। तो हम मल्टीपल मैनिपुलेशंस कर करके अपने इंडेक्स जो है उसके अंदर किसी वेरिएबल को भी लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली चाहे तो किसी स्ट्रिंग के लिए भी उसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर अपना नाम लिखा, लेट्स सपोज आई राइट श्रद्धा, और उसके लिए मैंने लिखा डॉट लेंथ, मेरा नाम क्या है, स्ट्रिंग की फॉर्म में आ गया, उसकी लेंथ आ गई व्हिच इज इक्वल टू 7। उसी तरीके से अगर लेट्स सपोज मुझे अपने नाम का लास्ट कैरेक्टर निकालना है तो मैं उसके लिए लिख सकती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर माय नेम व्हिच इज श्रद्धा, या फिर अभी मुझे लेंथ पता है तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ 6, यानी जो भी मेरे नाम की लेंथ है -1, तो उससे क्या होगा, लास्ट कैरेक्टर आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू a। और फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए तो उसके लिए हम कर सकते हैं 0 इंडेक्स, तो फर्स्ट कैरेक्टर आ जाएगा व्हिच इज इक्वल टू s। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर इंडेक्सेस एंड आवर लेंथ। नेक्स्ट हम बात करने वाले स्ट्रिंग के अंदर एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना की व्हिच इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, पर कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जोड़ देना। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स को जोड़कर एक बड़ी स्ट्रिंग बना सकते हैं। जैसे अगर एक स्ट्रिंग के अंदर टोनी लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग खाली है, एक स्ट्रिंग के अंदर स्टार्ट लिखा हुआ है, तो इन तीनों स्ट्रिंग्स को जोड़कर हम टोनी स्पेस स्टार्ट इस तरीके की नई स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमने लिखा टोनी एंड उसके बाद हमने लिखा प्लस, तो जोड़ने के लिए हम सिर्फ प्लस का साइन यूज करते हैं, एंड फिर हमने लिखा स्टार्ट। तो इस तरीके से नई स्ट्रिंग क्रिएट हो गई टोनी एंड स्पेस स्टार्ट। इसको हम वेरिएबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। जैसे हम एक वेरिएबल बना सकते हैं फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर हमने लिख लिया टोनी, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया, वी कॉल इट लास्ट नेम, तो लास्ट नेम के अंदर हम लिख सकते हैं स्टार्ट। तो अभी अगर हम एक वेरिएबल बनाएंगे फुल नेम, तो फुल नेम को हम लिख सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो उससे क्या होगा, फुल नेम की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी टोनी स्टार्क विदाउट स्पेस। पर अगर हमें स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं, ये लेट को हटा लेते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं फर्स्ट नेम प्लस बीच में एक हम खाली स्पेस दे देते हैं प्लस लास्ट नेम। तो यहाँ पर हम 3 स्ट्रिंग्स को ऐड कर रहे हैं। पहली स्ट्रिंग है फर्स्ट नेम, दूसरी स्ट्रिंग है ये मेरा एम्प्टी स्पेस, एंड तीसरी स्ट्रिंग है मेरी लास्ट नेम। और अब अगर हम फुल नेम को प्रिंट करवाएं तो ये हो जाएगा मेरे पास टोनी स्टार्क विद अ स्पेस। तो इस तरीके से आप भी यहाँ पर अपना नाम लिखकर इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज जरूर करनी है। फर्स्ट नेम में अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम में अपना नाम लिखना है, उसके बाद फुल नेम प्रिंट करवाते टाइम बीच में हमें एक स्पेस के साथ फुल नेम वेरिएबल को क्रिएट करना है। एंड इसी तरीके से कॉन्कैटिनेशन करते टाइम हम अगर किसी भी स्ट्रिंग के साथ किसी नंबर को जोड़ दें तो वो नंबर भी क्या होगा, स्ट्रिंग में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैंने सिंपली लिखा एक स्ट्रिंग हमने बनाई टोनी एंड उसके साथ हमने ऐड कर दिया कोई नंबर, तो जब भी हम प्रिंट करेंगे आउटपुट तो एक बड़ी स्ट्रिंग निकल कर आ जाएगी और मेरा नंबर भी क्या होगा, एक स्ट्रिंग में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अपने बाकी के दो प्रिमिटिव टाइप्स के बारे में, यानी मेरा नल एंड अनडिफाइंड इन जावास्क्रिप्ट। अब ये बहुत सिंपल है एंड बहुत रिलेटेड से लगेंगे, बट एक्चुअली अनडिफाइंड और नल थोड़े से डिफरेंट टर्म्स है, दोनों का सेम मतलब नहीं होता। अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको अभी तक हमने कोई वैल्यू नहीं दी। यानी अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट कर लिया जिसको कोई वैल्यू या तो असाइन नहीं की गई है, तो फिर उसका जो टाइप होगा वो टाइप हमारे पास अनडिफाइंड होगा। या फिर हम कोई ऐसी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो सही नहीं है, जो गलत वैल्यू है, तो फिर वहां पर हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। जैसे अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बनाई नेम, और अभी नेम के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं डिफाइन की, तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, अनडिफाइंड। अभी अगर नेम की मैं वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी तो भी मेरे पास अनडिफाइंड प्रिंट होकर आएगा। अगर हम इसका टाइप भी प्रिंट करवाएंगे जैसे टाइप ऑफ नेम, तो भी मेरे पास अनडिफाइंड प्रिंट होकर आएगा। क्यों आया अनडिफाइंड, क्योंकि अभी नेम के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो जावास्क्रिप्ट को इसका टाइप ही नहीं पता। तो जो वैल्यू जावास्क्रिप्ट को नहीं पता होती उसके लिए जावास्क्रिप्ट कहते हैं आपको कि अनडिफाइंड है, मतलब यहाँ पर मुझे नहीं पता है। तो बेसिकली जब भी जावास्क्रिप्ट कहना चाहता है मुझे नहीं पता, तो वहां पर आपके पास प्रिंट होकर आएगा अनडिफाइंड। ऐसे ही अगर मान लेते हैं नेम को मैंने वैल्यू दे दी, लेट्स सपोज इसे मैंने वैल्यू दी अपना कॉलेज, और अपना कॉलेज के लिए अब मैं अगर किसी इंडेक्स को एक्सेस कर रही हूं, लेट्स सपोज मैं 1000 वाले इंडेक्स को एक्सेस कर रही हूं जो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने क्या बोला, जावास्क्रिप्ट ने बोला 1000 वाले इंडेक्स पर क्या स्टोर है मुझे नहीं पता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को तो बस इतनी स्ट्रिंग दिखाई दी है। तो उस केस में जावास्क्रिप्ट प्रिंट करवा देगी अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट किसी ऐसे केस में आता है जब जावास्क्रिप्ट से हम वो वैल्यू मांगने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में उसको नहीं पता। वैसे ही हमारे पास नल होता है, पर नल क्या होता है, नल को हम इंटेंशनली एक वैल्यू की तरह सेट करते हैं। नल किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए मान लेते हैं कि किसी भी वेरिएबल के लिए अगर हमें रिप्रेजेंट करना है एब्सेंस ऑफ सम वैल्यू, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये हमें बताना है जावास्क्रिप्ट को, तो उसके लिए इंटेंशनली हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर सकते हैं टू नल वैल्यू। तो अगर मैंने लिख दिया लेट a इज इक्वल टू नल, इसका मतलब है a की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड नहीं है, वो वैल्यू नल है। नल मतलब एब्सेंस ऑफ सम वैल्यू की, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने लिख दिया अगर लेट a इज इक्वल टू नल, तो इसका मतलब है a की जब वैल्यू प्रिंट होगी तो उसके अंदर नल प्रिंट होगा, अनडिफाइंड प्रिंट नहीं होगा। तो नल जो है इसको हम इंटेंशनली ऐड करते हैं, अलग से जाकर असाइन करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए। तो नल कहां पर यूज होता है, प्रैक्टिकल केसेस में मान लेते हैं कि शुरुआत में अगर लेट्स सपोज इसे क्लियर कर लेते हैं, लेट्स सपोज हमने कोई प्रोग्राम बनाया जिसमें शुरुआत में ईयर जो है हमें ईयर को इनिशियलाइज करना है, पर अभी हमें नहीं पता ईयर क्या होने वाला है। तो ईयर की शुरुआत में वैल्यू होने वाली है नल की इक्वल, तो बाद में जाकर हम ईयर को रीइनिशियलाइज कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज ईयर 2000, तो बाद में जाकर जो मेरी ईयर की वैल्यू हो जाएगी वो 2000 पे अपडेट हो जाएगी। तो जब भी हम कोई नया प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें शुरुआत में इनिशियलाइज करना है किसी भी वेरिएबल को, बट उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, अभी उसके अंदर हम कोई वैल्यू नहीं डालना चाहते, तो जिस वेरिएबल के अंदर हम कोई वैल्यू नहीं डालना चाहते अभी, उसको हम शुरुआत से इनिशियलाइज कर सकते हैं विद नल वैल्यू। अब नल वैल्यू के लिए हमें अलग से यानी एक्सप्लिसिटली मतलब अलग से जाकर उसे असाइन करना पड़ता है, मतलब हमें इज इक्वल टू नल लिखना पड़ता है। अनडिफाइंड के लिए कभी हम इज इक्वल टू अनडिफाइंड नहीं लिखते, मतलब अगर मैं किसी प्रोग्राम के अंदर लिखूं लेट a इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो उसके अंदर a की वैल्यू अनडिफाइंड इस तरीके से हम कभी भी नहीं लिख रहे होंगे अपने कोड के अंदर। ये गंदी प्रैक्टिस है एक तरीके से बोला जाए तो। हम सिंपली अगर a भी लिखेंगे तो भी चलेगा, पर अगर मुझे नल लिखना है तो उस केस में हम यहाँ पर हमेशा नल लिख रहे होंगे। तो नल लिखने के लिए हम इनिशियलाइज करते हैं, और अनडिफाइंड से इनिशियलाइज करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखनी पड़ती, अलग से जाकर अनडिफाइंड नहीं लिखना पड़ता। तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर अनडिफाइंड और नल दिखे दोनों से कंफ्यूज नहीं होना। अनडिफाइंड यानी जावास्क्रिप्ट कहने की कोशिश कर रहा है मुझे नहीं पता, और नल क्या है, नल का मतलब किसी वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पर दिखाया कि इस वेरिएबल को अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया किसी वैल्यू के साथ, तो वो एक एब्सेंस ऑफ वैल्यू है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर नल जो होता है हमारा एक कीवर्ड की तरह होता है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा है कि ट्रू एक कीवर्ड होता है, फॉल्स एक कीवर्ड होता है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के अंदर नल भी एक कीवर्ड होता है। मतलब अगर मैं चाहूं कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दूं लेट नल इज इक्वल टू 4, तो उस केस में हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि नल जो है एक कीवर्ड है जिसको हम किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते।
अब नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं। सबसे पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं, डिक्लेयर योर नेम एज अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स लेंथ इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं अपने नाम को एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करने वाली हूँ, आपको अपने नाम को एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है और उसकी हमें लेंथ प्रिंट करनी है। तो हम फुल नेम को यूज करने वाले हैं, यानी अपना फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। तो हम एक वेरिएबल बना सकते हैं, लेट नेम इज इक्वल टू, इसके अंदर हम अपना कंप्लीट नेम टाइप कर सकते हैं विद स्पेस एंड इस वेरिएबल को हमने बना दिया। अब जो मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है इसका टाइप भी हम चेक कर सकते हैं, टाइप ऑफ माय नेम। तो ये हो गया मेरे पास स्ट्रिंग। ये जो मेरा स्ट्रिंग नेम है इसकी लेंथ को प्रिंट करवाने के लिए हमें सिंपली टाइप करना पड़ेगा नेम डॉट लेंथ। तो नेम डॉट लेंथ मुझे लेंथ दे दी व्हिच इज इक्वल टू 14। तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डन हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, डिक्लेयर योर फर्स्ट नेम एज अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स फर्स्ट कैरेक्टर। तो हमारा जो फर्स्ट नेम है उसको हमें एज अ स्ट्रिंग क्रिएट करना है। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे, लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, तो फर्स्ट नेम हो गया श्रद्धा एंड ये हमने अपना फर्स्ट नेम बना लिया। अब फर्स्ट नेम के फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट नेम और ब्रैकेट में इंडेक्स लिख सकते हैं 0। तो इंडेक्स 0 का मतलब फर्स्ट कैरेक्टर होता है, तो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट हो गया व्हिच इज इक्वल टू s। तो ये सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया। अब डिक्लेयर योर फर्स्ट नेम एज अ स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट्स लास्ट कैरेक्टर, यानी ये जो हमने फर्स्ट नेम नाम की स्ट्रिंग बनाई थी इसके लास्ट कैरेक्टर को मुझे प्रिंट करना है। अब लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमारा या तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली सबसे पहले तो फर्स्ट नेम की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम डॉट लेंथ हमारे पास हो जाएगा 7 और अब हम सिंपली लिख सकते हैं फर्स्ट नेम लेंथ -1 यानी 6 जो कि हो गया 8। तो मेरे फर्स्ट नाम का लास्ट कैरेक्टर है मेरे पास 6। इसको लिखने का एक और तरीका होता है कि हम सिंपली लिख दें फर्स्ट नेम और यहाँ पर फर्स्ट नेम डॉट लेंथ -1, यानी जो चीज हमने दिमाग में की कि फर्स्ट नेम की लेंथ निकाल के उसमें से -1 कर देंगे क्योंकि वही हमारा लास्ट इंडेक्स होगा। उसी कैलकुलेशन उसी लॉजिक को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट नेम डॉट लेंथ -1 और इससे भी मेरे पास सेम आंसर आ जाएगा। ये मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें निकालना है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो इस कोड के अंदर हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं अपना कॉलेज और उसके अंदर एक नंबर 1 2 3 को ऐड कर रहे हैं। तो जब हम स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर में एक स्ट्रिंग आएगी एंड स्ट्रिंग के अंदर ये चीज अपेंड हो जाएगी। अपेंड यानी इसके पीछे जाकर जुड़ जाएगी। तो आंसर में मेरे पास आने वाली है एक और स्ट्रिंग जिसके अंदर लिखा होगा अपना कॉलेज एंड 1 2 3। तो फाइनल आंसर मेरे पास ये वाली स्ट्रिंग होगी। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्लियर कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं अपना कॉलेज प्लस 1 2 3। तो ये मेरे पास फाइनल स्ट्रिंग कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। छोटे छोटे पार्ट्स है। लास्ट में व्हाट आर द लेंथ्स ऑफ एन एम्प्टी स्ट्रिंग एंड अ स्ट्रिंग विद अ सिंगल स्पेस। तो जो मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो तो कंप्लीटली खाली होती है, उसकी तो लेंथ होती है 0 के इक्वल। और जिस स्ट्रिंग के अंदर हमने यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, ये अंडरस्कोर नहीं है, मैं स्पेस को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अंदर ये जो मेरी स्पेस है, स्पेस को भी एज अ कैरेक्टर काउंट किया जाता है। हमने पहले बात की थी कि टोनी स्टार्क वाली जो स्ट्रिंग थी उसके अंदर स्पेस को एज अ कैरेक्टर काउंट किया गया था। तो स्पेस को कैरेक्टर की तरह काउंट करते हैं तो उसके लिए लेंथ हो जाएगी मेरे पास 1 के इक्वल। तो इसको भी देख लेते हैं। एक हम सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं, इसको कहेंगे एम्प्टी। एम्प्टी के अंदर हमने कोई स्पेस नहीं दी तो एम्प्टी डॉट लेंथ जब हम प्रिंट करवा देंगे तो वो आ जाएगी 0 के इक्वल। और जब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी स्पेस, तो स्पेस के अंदर हम एक सिंगल स्पेस देने वाले हैं और जब हम करेंगे स्पेस डॉट लेंथ तो इसके लिए हमारे पास प्रिंट होकर आएगा 1। तो स्पेस की लेंथ 1 होती है, स्पेस की लेंथ काउंट होती है, जबकि एम्प्टी स्ट्रिंग जहां पर कुछ है ही नहीं कैरेक्टर उसकी लेंथ काउंट नहीं होती तो वो लेंथ हमारे पास आती है 0 के इक्वल। तो इस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट की शुरुआत कर दी है। हमने डेटा टाइप्स के बारे में सीखा, हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा, हमने काफी सारे नए कॉन्सेप्ट सीखे, कमेंट्स कैसे लिखते हैं एंड मल्टीपल डिफरेंट चीजें कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन से केस काम करते हैं या टाइपस्क्रिप्ट जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इनके ऊपर हम और ज्यादा एडवांस चीजें एंड और ज्यादा बिल्डअप करके सीखने वाले हैं अपने कुछ नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट में हम काफी सारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होंगे। ये प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हमें अभी हेल्प नहीं करेंगे या सिर्फ वेब डेवलपमेंट के अंदर हेल्प नहीं करेंगे, कल को जाकर अगर आप कोई और टेक्नोलॉजी कोई और नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको सीखने में भी हेल्प करेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, इनको हमें स्किप नहीं करना है और ये हमारी लॉन्ग टर्म एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर या एज अ वेब डेवलपर जो हमारी पूरी जर्नी होने वाली है उसके अंदर हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं।